सुनो, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम होगा पीरियोडिक टेबल। चलिए नाम लिखिए तो। इसी को बाबू शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? पीटी। खजाना समझते हो? खजाना समझते हैं? क्या होता है खजाना? जहाँ पर सारा धन छुपा हुआ रहता है। पूरे केमिस्ट्री का ये खजाना है। पूरा का पूरा केमिस्ट्री इसी में है समाया हुआ। और यदि हम इसको समझ लें, इस खजाना को समझ लें, तो जहाँ पर हमको इसका यूज होगा वो हम धड़ल्ले से कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले कुछ लेक्चर सुनिए अब आप इस चैप्टर के बारे में। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं। आप 10th में भी पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे। वहाँ पर आप देखे थे कि पीरियोडिक टेबल बनाने में कितना समय लगा, कौन पहले अटेम्प्ट लिया, क्यों किया, नहीं किया। तो ये सब जो बेसिक बात था, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चूँकि वो अंडर 10 आपको पढ़ना था और आप ढंग से पढ़े हैं। लेकिन फिर भी कुछ बात जो आपके लिए आगे के लिए ज़रूरी है, वो उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। और वही चर्चा अब हम शुरू करते हैं। आज के डेट में जितना चीज़ तुम्हारे नज़र के सामने है, जो दिखता है और जो नहीं भी दिखता है, जैसे नहीं दिखने वाले चीज़ में हम एयर पर बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है वो सब चीज़, और जो नहीं दिख रहा है मतलब एयर। टोटल हर चीज़ का निर्माण कहीं ना कहीं एटम से हुआ है। और आज के डेट में आज तक कुल कितने एलिमेंट का खोज किया जा चुका है? 118 एलिमेंट का खोज किया जा चुका है। और आप सभी 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्बिट वाइज, सब ऑर्बिट वाइज और ऑर्बिटल वाइज अब आप जान चुके हैं। इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, चूँकि सारा बेसिक बात में वही सब बताया गया। तो इस 118 एलिमेंट पर अब हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे। अब डिटेल में जानने का क्या मतलब है? डिटेल में जानने से यहाँ क्या लेना देना क्या है इसका? जैसे कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कैसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये किस प्रकार वो आपस में जुड़ता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका अपीयरेंस कैसा होता है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में पढ़ने से पहले अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इस चैप्टर की ज़रूरत हमको क्या पड़ी। सबसे पहले इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, यहाँ पर इतने आदमी बैठे हुए हैं। इस आदमी में कुछ आदमी ऐसा होगा जिसका गुण एक जैसा होगा, और जनरली वैसे आदमी में आपस में दोस्ती रहता है। चोर का दोस्ती चोर के साथ रहता है, पढ़ने वालों का दोस्ती पढ़ने वालों के साथ रहता है। लुच्चा लफंगा टाइप का यदि कोई है तो उसका दोस्ती लुच्चा लफंगा टाइप के लोगों के साथ रहता है। आप बताइए कि यदि हम गलत बोल रहे हैं तो क्या ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इतने आदमी में कुछ कुछ आदमी का गुण आपस में मिलता है। बिल्कुल उसी प्रकार अभी तक जो 118 तरह के एलिमेंट का खोज हुआ है, इस 118 तरह के एलिमेंट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं ग्रुप बना बनाकर, जिसका गुण, जिसका प्रॉपर्टी आपस में मिलता है। और सभी 118 एलिमेंट का यदि हम इंडिविजुअल स्टडी करें तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस चला जाएगा ये। तो ज़रूरत इस बात की पड़ी कि हम कुछ ऐसा व्यवस्था करें, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें, ताकि यदि हम एक के बारे में ढंग से सीख लें तो बाकी सब के बारे में भी पता चल जाए। यहाँ पर बाकी सब किसके लिए आया है? उस सब के लिए जिसका गुण आपस में मिलता है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक पढ़े और 118 का पता चल गया। ऐसा हो जाए तो केमिस्ट्री एक के दिन में समाप्त हो जाएगा, तुम हमारे पास 2 साल के लिए नहीं आओगे, फिर ग्रेजुएशन और एमएससी पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो लोगों ने क्या किया कि कुछ एलिमेंट जिसका गुण आपस में मिलता था उसको एक साथ कर करके एक टेबल बनाना शुरू किया 118 एलिमेंट का। तो उस टेबल बनाने के दौरान बहुत सारे लोग अपना अपना काम किए, जिस पर मेन काम मेंडलीफ ने किया था। ये बात आप अंडर 10 पढ़े होंगे। लेकिन बाद में मेंडलीफ का आवर्त सारणी में भी बहुत सारा फॉल्ट पाया गया। अंत में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज के डेट में सही तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, वो किसने दिया? मौसले ने। और उसी मौसले के आवर्त पीरियोडिक टेबल को हम लोग
आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज पीरियडिक टेबल, बताइए। सिंपली द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड पीरियडिक टेबल। आप पूरा प्रॉपर्टी बताने लगे पीरियडिक टेबल का, बैठ जाइए, सही है, आप गलत नहीं है, सही है। एक सिंपल वे में इसको डिफाइन कर सकते हैं और फिर टॉपिक वाइज उन सभी बातों को हम बोलेंगे जो बात आप एक ही बार में बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो पीरियडिक टेबल क्या है? पीरियडिक टेबल एक टेबुलर अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट? किसका टेबुलर अरेंजमेंट है? इस नेचर में जितने भी एलिमेंट्स पाए गए हैं उन सभी एलिमेंट्स का टेबुलर अरेंजमेंट, ठीक है। नीचे एरो दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ all the elements is called periodic table। अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी है जानबूझ के। क्या छोड़े हैं सो देखो, हम अभी बोले थे द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियडिक टेबल, और उस समय हम बोले थे द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड पीरियडिक टेबल। अब देखिए एक चीज़ सुनिए, नेचर का मतलब पूरा का पूरा प्रकृति हो जाता है, और इस प्रकृति में लगातार एलिमेंट्स का खोज हो रहा है, और इस नेचर के सारे एलिमेंट्स तक साइंटिस्ट लोग अभी पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन जहां तक पहुंचे हैं, जितना एलिमेंट खोजा जा चुका है, उसका जो टेबुलर अरेंजमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियडिक टेबल कहते हैं। अभी तक कितने एलिमेंट्स का खोज हुआ है? 118। तो लिखेंगे नाउ इट इज, नीचे एरो दीजिए और लिखिए नाउ इट इज total 118 elements are found in nature। Now it is total 118 elements are found in nature। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, हम जब किसी टेबल का निर्माण करते हैं तो टेबल के निर्माण में दो चीज़ बनता है। किसी चीज़ का नहीं, मतलब जब हम यहाँ पर एलिमेंट में एक टेबुलर अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ बनता है। एक बनता है वर्टिकल कॉलम और एक बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब जब आप ऐसे चेक करते हैं तब, और जब आप ऐसे चेक करते हैं तब। और ये दो टर्म काफ़ी आपको सुनने के लिए मिलता होगा, पीरियड और ग्रुप। पीरियडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे तो दो टर्म खूब सुनने के लिए मिलता है। यदि आप हिंदी मीडियम से आए हैं, वर्ग और आवर्त, ये दो टर्म बोला जाता है, ये सुनने के लिए आपको खूब मिलता होगा। तो आप उसको इंग्लिश में समझिए, चूँकि मीडियम इंग्लिश है, सीबीएसई वाले लोग बैठे हुए हैं सब, और कुछ लोग हिंदी मीडियम से आए थे तो अब हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सुधार उसमें होना चाहिए भी, आपको ज़रूरी भी है वो। तो यहाँ पर अब आप दो टर्म सुनिएगा, एक टर्म सुनिएगा ग्रुप और एक टर्म सुनिएगा पीरियड। अब ये ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है? देखो क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, एलिमेंट्स को इस तरीके से सजाया ना कि कुछ कुछ ग्रुप बना दिया, और एक ग्रुप का जब सब एलिमेंट पर तुम स्टडी करोगे ना तो तुम पाओगे कि उस सब का प्रॉपर्टी आपस में ना एक जैसा है। जैसे हम छोटा सा बात आपको बताते हैं, जब आप किसी भी पीरियड टेबल का निर्माण करते हैं, या देखे होंगे आप पीरियड टेबल, कल हम प्रोजेक्टर पर इसको फोकस करके दिखा देंगे, आज तो हम सारा सिस्टम नहीं ले पाए हैं, लैपटॉप भी नहीं लाए हैं। इधर देखिए आप लोग, कल हम दिखा देंगे इसको, अभी आप फिलहाल ऐसे इसी पर देख लीजिए। सबसे पहले किसका नंबर है? हाइड्रोजन का, और दूसरा नंबर पर हीलियम, जो सबसे लास्ट में है।
फिर यहाँ से स्टार्ट होता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर बीच में कुछ स्पेस है, फिर है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और अंत में है नियॉन। फिर यहाँ से है सोडियम। तुम इसके नीचे बढ़ोगे ना तो तुमको मिलेगा पोटासियम, फिर मिलेगा रुबिडियम, इस तरह से सीजियम, फ्रांसियम, ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम इसी ग्रुप की बात कर रहे हैं। तुमको इस बेरिलियम के नीचे मिलेगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इस तरह से मिलेगा, रेडियम आर। तो फिर हम इस ग्रुप की बात करते हैं। देखो, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। इस सब ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है ना, इस सब का प्रॉपर्टी आपस में ऑलमोस्ट मिल जाता है। अब ऑलमोस्ट कैसे मिल जाता है, थोड़ा इस बात को समझ लीजिए। मिल जाता है ये तो बोलना आसान है, हाँ मिल जाता है, लेकिन कैसे मिलता है इसको समझो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 1। लिथियम का 3, और बोलो इसके आगे। सोडियम का 11, पोटासियम का 19, और पोटासियम के आगे कौन आता है? रुबिडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 37। ये सब हम आपको आगे लिखाएंगे बाद में, ठीक है। देखो आप ऑर्बिट, सब का तुम ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। पिछले बेसिक क्लास में सब बात हम पढ़े हैं ना। बताइए, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, यानी यहाँ पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे लिथियम के एक एटम के पास। कन्फिग्रेशन क्या होगा बताओ? 2 1। इसका कन्फिग्रेशन बताओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये हो जाएगा 2 8 1 2 8 1। इसका बताओ 2 8 8 1। इसी तरह से रुबिडियम का जब आप चेक कीजिएगा तो यहाँ भी अंत में आपको क्या आएगा? 1। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, सब जितना इस ग्रुप का जितना भी एटम है, सब के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक एक। और अंत में यहाँ भी आपको 8 आ जाएगा, इस जगह पर यह आएगा 2 8 18 8 1। ठीक है, यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा कन्फिग्रेशन। 37 का यही कन्फिग्रेशन आएगा, 2 8 18 8 1, ये आएगा। अब देखो, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो रुबिडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8, और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। यदि ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8, ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 1, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 1, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये केटायन के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। अब आप इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 है, लेकिन ये भी एक नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जब हम चार्ज दिखाएंगे तो हाइड्रोजन H+ में कन्वर्ट करेगा, लिथियम Li+ में कन्वर्ट करेगा, सोडियम Na+ में कन्वर्ट करेगा, पोटासियम K+ में कन्वर्ट करेगा, और रुबिडियम Rb+ में कन्वर्ट करेगा। अब दूसरे पर आ जाइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम का बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, 2 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 8 2। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, 2 8 8 2। कन्फिग्रेशन बताए हैं ना। सब के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इस सब पर कितना चार्ज क्रिएट होगा? +2 +2 +2 +2 +2। आ रही है बात समझ में? अब तुम बताओ कि ये जब Cl- के साथ जुड़ने के लिए जाएगा ये सब, तो एक आयन कितने Cl- को आपस में जोड़ पाएगा? एक आयन जैसे Cl- के साथ जुड़ने के लिए जाएगा तो एक H+ कितने Cl- के साथ जुड़ेगा? एक। अरे भाई, केवल एक H+ है तो Cl पर केवल एक माइनस होता है, तो H+ और Cl- मिलेगा तो क्या बनेगा? HCl। Li+ एक ही Cl- को ना जोड़ पाएगा तो LiCl। के Na+ एक ही Cl- के साथ ना जुड़ेगा तो NaCl, KCl, RbCl। लेकिन जब आप यहाँ पर जाइएगा तो आपको पता है कि ये जब टूट चुका होगा B++ में, ये टूट चुका होगा Mg++ में, ये टूट चुका होगा Ca++ में, तो ये जब भी जोड़ेगा तो कुल कितना Cl को जोड़ेगा?
2 Cl को। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बेरिलियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक क्लोरीन पर तो केवल 1 निगेटिव चार्ज है। तो एक क्लोरीन पर 1 निगेटिव चार्ज है तो 2 क्लोरीन पर 2 निगेटिव चार्ज होगा, तब ना वो न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो B 2 Cl को जोड़ेगा तो ये बना देगा BeCl2, ये बना देगा MgCl2, ये बना देगा CaCl2। अब आप देखिए कि पहला ग्रुप वाला सब एक Cl के साथ जुड़ा, जबकि दूसरा ग्रुप वाला सारा का सारा 2 Cl के साथ जुड़ रहा है। अब आपको नहीं लगता है कि पहला का सारा का गुण Cl के साथ एक जैसा है, जबकि दूसरा का एक जैसा है लेकिन पहला से अलग है, डिफरेंट है ना? तो डिफरेंट है तो ग्रुप भी तो डिफरेंट है। और एक था तो आप देख रहे कि इसका प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रहा है। इसी वजह से तो लोगों ने क्या किया कि जितना भी एक टाइप का एलिमेंट था, एक जैसा गुण रखने वाला था, उस सब को क्या किया, एक साथ रखा। और इस तरह से इस मतलब 118 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया ताकि एक ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी आपस में समान हो। तो इसी में हमको 2 चीज़ मिल गया, एक मिल गया ग्रुप और एक मिलता है हमको पीरियड। पीरियड भी कुछ बात को बताता है। एक ही पीरियड में जितना एलिमेंट होगा ना, सब में ऑर्बिट की संख्या समान होती है। तो सबका अपना अपना गुण है, अपना अपना प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम 2 टर्म अब नया सीखे, एक पीरियड और दूसरा ग्रुप, दोनों को डिफाइन कर लीजिए। लिखिए, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। स्टार लगाइए और लिखिए ग्रुप। लिखेंगे वर्टिकल कॉलम ऑफ elements in modern periodic table is called group. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का वर्टिकल कॉलम समझते हैं ना आप, लंबवत मतलब ऊपर से नीचे की ओर। एक होगा ओरिजेंटल लाइन, जो धरती के सतह के पैरेलल होता है, उसी को हम लोग ओरिजेंटल बोलते हैं। और जो धरती के परपेंडिकुलर होता है उसी को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो आप इसको लिख चुके हैं। अब आप नीचे स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए पीरियड। लिखाना शुरू करें। लिखेंगे ओरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट्स in modern periodic table is called क्या, पीरियड। हो गया, लिख लिए। अब सुनिए, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितना है पता है आपको? 18। और टोटल पीरियड कितना है? 7। जानिए इस तरह से, इस तरह का जो टोटल कॉलम बनाया गया है ना मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, ये टोटल कितना कॉलम बना हुआ है? 18, 18। और इस तरह का जो ओरिजेंटल लाइन है ये टोटल कितना है? 7। इट मीन्स वी कैन से दैट टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। कह सकते हैं या नहीं? नीचे एरो दीजिए और लिखिए टोटल 18 ग्रुप्स, टोटल 18 ग्रुप्स एंड total 18 groups and
7 periods, total 18 groups and 7 periods are present in modern periodic table, are present in modern periodic table। बोलो हो गया यहाँ तक? बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनिएगा आप, टोटल 18 ग्रुप है, टोटल 7 पीरियड है, और इसमें कौन एलिमेंट किस जगह पर है। मतलब पूरे मॉडर्न पीरियड टेबल में मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 30। हम आपसे यदि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि ये 30 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जिंक भी उसी 118 में से न कोई है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ ग्रुप नंबर होगा और निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ पीरियड नंबर होगा। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या होगा, जिंक किस ग्रुप का एलिमेंट है और किस पीरियड का एलिमेंट? क्या आप बता सकते हैं? ये आप तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कि आपके सामने पीरियडिक टेबल रखा हुआ नहीं हो। अदरवाइज यदि रटे हुए होंगे इससे पहले तो बता सकते हैं, और इसी में कोई भारी एलिमेंट आपको दे दिया जाए तो आप बिल्कुल चित्त हो जाएंगे, तब फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो कैसे होता है। लेकिन इस चीज़ को निकालने का बेहद आसान तरीका है, और ये ट्रिक यदि तुम सीख जाते हो तो तुम पूरे मॉडर्न पीरियडिक टेबल को कहीं भी छाप सकते हो। मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे पास बस 3 लाइन याद रखना है तुमको, और उस चीज़ को यदि तुम ध्यान में रख लोगे तो तुम पूरे मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बना सकते हो, अपने से बना सकते हो, कुछ देखने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्लास में तो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग हो गया इसलिए पीरियड टेबल दिख नहीं रहा है, नहीं तो पूरा बड़ा बड़ा पीरियड, वहाँ पर बहुत बड़ा सा पीरियड टेबल लगा हुआ था, वहाँ पर, यहाँ पर। और अभी अब पीरियड टेबल लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि लगाने के बाद एक बड़ा निगेटिव उसका आता है। जब जब ज़रूरत पड़ता है ना, फटाक से हुल्की मार लेता है उसमें, करने गया किधर ये होगा, हाँ ठीक है। ऐसे कम से कम उलझेगा तो पता चलेगा ना कि नहीं बना रहा है। अब जैसे जिंक का एटॉमिक नंबर पूछ दिए, पता था आप लोगों को, एटॉमिक मास कितना होता है जिंक का एटॉमिक मास? अब जैसे ही अभी पूछे पीरियड टेबल लगा रहा था, तुरंत बाएं दाएं झलक, हाँ किधर है, 65, हाँ ठीक है 65 होता है। यही चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में मॉडर्न पीरियड टेबल आपके सामने में नहीं रहेगा, तो वहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखना है। एटलीस्ट कम से कम 1 to 30 तक तो आप हर हाल में याद रखिए, और कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे जिसको हम लिखा देंगे। और सबसे पहला लेक्चर आप याद कीजिए, यहीं से ना स्टार्ट हुआ था। आप सबसे पहला लेक्चर देखिए ऑनलाइन, तो आपको ये सारा का सारा टेबल मिल जाएगा। जो लोग क्लास छोड़े हैं तुरंत ऑनलाइन से जुड़िए और पीछे का क्लास सही कीजिए, नहीं तो आगे आपको जब तब झटका लगता रहेगा। 440 लगे ना लगे, 220 ज़रूर लगेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कंप्लीटली 100% चीज़ों को समझने के लिए पीछे का क्लास एकदम क्लियर होना चाहिए। और जो क्लियर करके बैठे हुए हैं वो रिवाइज करते रहिए, बीच में भूले तो थोपियाएंगे, मार भी बहुत बुरी तरह लगता है। ये जो तू समझ रहा होगा कि हम बंधे हुए हैं पूरा तार से, इसको खोलने में हमको 2 सेकंड नहीं लगेगा, इसीलिए वो सब मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो यह कि हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालें। हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। देखो ये चीज़ यदि तुम सीख जाओगे ना, ये चीज़ यदि सीख जाओगे तो मॉडर्न पीरियड टेबल अपने से बना दोगे। लिखने का तो छोड़िए, आप खुद से क्रिएट कर दोगे पीरियडिक टेबल। अब सोचिए जो उतना लंबा चौड़ा पीरियडिक टेबल आपको याद नहीं होता है, उसको आप खुद से बनाना सीख जाएंगे। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड period number of an element in modern
पेरियोडिक टेबल। हेडिंग हो गया 4 लाइन का। जितना लाइन का हेडिंग है उतने लाइन का इसका कंसेप्ट भी है। हो गया, लिख लिए क्या? सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तुमको, ऑर्बिट वाइज और सब ऑर्बिट वाइज, इस दो का जरूरत बार बार तुमको पड़ता रहेगा। तो यदि सुनो, ध्यान से सुनना, जो बात बोल रहे हैं वही इसका ट्रिक है। क्या तुम किसी भी एलिमेंट का ये ज्ञात कर सकते हो कि उस एलिमेंट में ऑर्बिट कितना होगा? जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम में कुल कितना ऑर्बिट होगा? कैसे समझे आप? 3। इसका जब आप ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये आता है 2 8 1। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितना सेल हुआ, कितना ऑर्बिट हुआ? 3। तो ऑर्बिट की संख्या इस सोडियम एटम के लिए हुई 3। तो एक बात जानना बेहद आसान होता है, किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर, किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर उतना ही होता है जितना उस एटम में ऑर्बिट होता है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन एन एटम इज इक्वल टू देयर पीरियड नंबर इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब बताइए ये कितना आसान बात लगा? कुछ हो है इसमें? आप नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे टोटल, नीचे एरो दीजिए और लिखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन एन एटम is equal to their period in modern periodic table, is equal to period in modern periodic table। इसको यदि हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पीरियड नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। लिख लो नीचे में। ये भारी लग गया क्या? तो सवाल ये उठता है कि हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैसे निकालें? तो ऑर्बिट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? ऑर्बिट वाइज, तभी आपको ये बात पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब आपको एक बात तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि बेसिक कंसेप्ट की क्या ज़रूरत, क्या ये समझ में आ रहा है? और इसके बिना आप हिल भी नहीं पाइएगा। ग्रुप नंबर में तो और नहीं, ग्रुप नंबर के लिए सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, सोडियम को ही ले लो आप, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 2 8 1। इट मीन्स टोटल 3 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट इन 1 atom of sodium. It means period number of sodium in modern periodic table is 3। क्या कोई दिक्कत है इसमें? टोटल ऑर्बिट यहां पर कितना है? इट मीन्स इसका पीरियड नंबर भी क्या होगा? समझे? उतारिए और एगो अपने से निकाल लो तो जिंक का, जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। फोर्थ, इसका कन्फिग्रेशन आपको क्या आया है जी? यह आएगा 2 8 18 2 आया है क्या? आप निकालिए, और नहीं निकलता है तो पीछे देखिए। और अभी यदि आपको पीछे देखने की ज़रूरत पड़े और नौबत आए और आप रेगुलर क्लास किए हैं तो चुल्लू भर पानी भी रखा कीजिए साथ में। क्या है वो चुल्लू भर पानी से क्या पीने के लिए रखोगे? अरे पीने के लिए रखना है क्या? नहीं, नाक में लगा के कम से कम जान जाए ना जाए, दम घुटने लायक थोड़ा परेशान हो तो अपने आप को करोगे, कुछ तो पनिशमेंट खुद को करना पड़ेगा तुमको। हाँ, बशर्ते कि आप रेगुलर हैं।
इसका कन्फिग्रेशन होगा 2 8 18 2। यहाँ पर टोटल ऑर्बिट 4 है, इसीलिए इसका पीरियड नंबर भी 4 होगा। हो गया, लिख लिए। तो पीरियड नंबर निकालना बेहद आसान है। अब हम सीखेंगे कौन चीज़ निकालना, ग्रुप नंबर। इसमें तो कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा है ही नहीं। नीचे स्टार लगाइए और लिखिए फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, for the determination of group number of an element कॉमा देके लिखिए फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड। फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड यानी यदि आप किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालना चाहते हैं तो आपको नीचे दिया गया कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें 3 रूल आपको पढ़ना पड़ता है। लिखेंगे रूल नंबर 1, लिखेंगे इफ इलेक्ट्रॉन्स आर present in ns but not in np or n-1d, then group number is equal to number of electrons present in ns। अब जो बात लिखा गया है यदि उस बात को समझाया ना जाए तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल बात नहीं जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये कंप्लीटली केमिकल लैंग्वेज है और केमिकल लैंग्वेज को आपको सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ वेयर करके लिख लो, वेयर एन इज आउटर मोस्ट सेल। एन जो है ना वह आउटर मोस्ट सेल है। तुम ना आज एक काम करो, ये रूल समझाने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। हम तीनों रूल बता देते हैं, बता नहीं देते हैं, बताने का मतलब तो पूरा समझाना हो गया। तीनों रूल आज हम लिखा देते हैं और कल सीधे हम सबका एप्लीकेशन करा देंगे समझा के, ठीक है। चूँकि समझाने में इसमें लंबा टाइम लगेगा और उतना टाइम अभी आपके पास है नहीं। और आज से अब टाइम पर क्लास बिल्कुल चलेगा, टाइम पर छुट्टी होगा, टाइम पर क्लास शुरू होगा। अब कभी कभी लेट हो जाए वो एक अलग बात है। बेसिक चल रहा था, थोड़ा इधर उधर हो जाता था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता था। 9 से 9:30 बज जाता था, 10 साढ़े 10 बज जाता था। लिखेंगे रूल नंबर 2। अभी सुनिए, अभी आप परेशान मत होइए, ये क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ इस पर मत जाइए। आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बस जैसे लिखा हुआ है वैसे छाप दीजिए जीरोक्स मशीन की तरह। अगला दिन इसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आप पे डाल दिया जाएगा। लिखेंगे रूल नंबर 2, लिखेंगे रूल नंबर 2, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हम इसी में कुछ कुछ कर दे रहे हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ns and n-1d, but not in np
देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू number of electrons present in ns and n-1d। एक लाइन में इसको लिख लेना। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns एंड n-1d। लिखा हुआ पूरा हो गया। लिखेंगे तीसरा नंबर, रूल नंबर 3। अच्छा बाबू एक बात बताओ, यहां भी n क्या है? आउटर मोस्ट सेल। जैसे किसी एलिमेंट में यदि 4 ऑर्बिट है तो आउटर मोस्ट सेल कौन हुआ? चौथा। तो उसके n का मान कितना होगा? 4। यदि किसी एलिमेंट में, किसी एटम में 5 ऑर्बिट है तो उसके लिए आउटर मोस्ट सेल हुआ 5वां और उसके लिए n का मान कितना होगा? 5। आई बात समझ में? अब आगे की बात आगे समझेंगे। लिखेंगे रूल नंबर 3। लिखेंगे इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, रूल नंबर 3, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ns and np, then group number is equal to (10) plus number of electron present in ns and np। बस हो गया। इसी तीनों रूल पर आपको सारा का सारा बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ गौर कीजिए आप, हम लिखें कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ns एंड np, n-1d का कोई चर्चा भी नहीं ना किए कि उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन ns में और np में है या नहीं, बाद बाकी ज़्यादा को देखना नहीं है। अब जो बात हम यहाँ पर बोल रहे, हो सकता है इसमें यही बात नहीं समझ में आपको आ रहा होगा कि ns और np क्या है। तो उस सब पर हम उसका एप्लीकेशन जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, आप उतारना मत अभी। देखो एग्जाम्पल एक है सोडियम। एक एग्जाम्पल से तुमको ये समझ में नहीं आएगा, इस सब पर कम से कम दो एग्जाम्पल जब सब का करा देंगे ना तब जाके तुमको बुझाएगा ये क्या है। इसका कन्फिग्रेशन सब ऑर्बिट वाइज लिखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s1, यही ना कन्फिग्रेशन होता है। अच्छा बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? फर्स्ट सेल का s सब सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल का s सब सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल का p सब सेल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड सेल का s सब सेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। हम किस सेल तक गए? थर्ड सेल तक गए। इसका मतलब है कि इसका जो लास्ट ऑर्बिट है वह तीसरा है, इसीलिए आउटर मोस्ट सेल इसका तीसरा हुआ, इसीलिए इसका n का मान कितना होगा? 3। और n का मान 3 हुआ यानी इसमें टोटल 3 ऑर्बिट है। निश्चित रूप से यह सोडियम एलिमेंट थर्ड पीरियड का एलिमेंट। यह हो गया पीरियड वाला बात। अब देखो अब ग्रुप नंबर हम इसका कैसे निकाल लेंगे। n का मान यदि 3 है तो n का मान यदि 3 है तो इसके लिए ns का मतलब हुआ 3s, np का मतलब हुआ 3p, और n-1d यदि रहता, या n-1d का क्या मतलब हुआ? 2d। तुम जानते हो कि 2d होता नहीं है। कहाँ से d स्टार्ट होता है? 3 से, 3d से स्टार्ट होता है। तो लेकिन यदि मान लो ये हुआ तो इसका मतलब यही होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब गौर से देखो आप, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन 3s में है या नहीं? 3s में है कि नहीं? इसका मतलब 3s में है, इसका मतलब ns में इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया?
अब देखो इसमें Np में इलेक्ट्रॉन 3s में है तो चेक मार दो कि हाँ भाई 3s में है। अब इसमें देखो 3p में इलेक्ट्रॉन है कहीं, इसका मतलब Np में इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3p का मतलब, आ जाओ अंदर आ जाओ बाबू, आइए अंदर आ जाइए, हम बस निकल रहे तुरंत तो बात करते हैं, वहीं बरामदा में रुक जाइए फैन चला के। 3p का मतलब Np हुआ, 3p बोले या Np बोले बात बराबर है इसके लिए, क्योंकि n का मान हमको 3 आ गया है। तो 3p में कहीं दिख नहीं रहा है, तो Np में नहीं दिखा तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। काटने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। और n-1d 2d तो होता ही नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। बैठ जाइए हम बात करते हैं। सुनो इधर, आप लोग इधर देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग कैसे कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है आप लोगों का। इधर देखो, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ns में है लेकिन Np या n-1d में नहीं है। अब आप तीनों रूल को पढ़िए और तीनों रूल को पढ़ के थोड़ा चेक कीजिए तो ये किस रूल पर बैठता है। जल्दी देखिए आप, इफ ऐसा कुछ कहाँ लिखा हुआ है कि सुनो इधर देखो, ns में इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 3s में है, लेकिन Np या n-1d में नहीं है। तो हम इसी को भाषा में बोल सकते हैं कि इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ns बट नॉट इन Np और n-1d। ये फर्स्ट रूल को फॉलो करता है, जहाँ पर आपको ये बताया गया था कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ns बट नॉट इन Np और n-1d देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns। तो ns का मतलब 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक निश्चित रूप से इसका ग्रुप नंबर फर्स्ट होगा, ग्रुप नंबर 1, और पीरियड नंबर तो अभी तुरंत देखा ही 3। अब बताओ क्या सोडियम फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट नहीं है? अभी जस्ट ना बताए थे पहले में, सबसे ऊपर पर हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है और फिर सोडियम है। तो ये एक से समझ में नहीं आएगा, ये अभी लिखना उखना नहीं है, हम इसको फटाक से मिटा देते हैं, नहीं तो तुम लोग का आदत बहुत ख़राब है। अब यहाँ नहीं उतारा तो घर पर वीडियो देख के उतार लेगा। उतारने वाला काम देखो, एक चीज़ तुम समझ लो बाबू, एक चीज़, एक साइंस के टीचर होने के कारण तुमको हम बोलते हैं और शायद तुमको इस बात को फॉलो करना चाहिए। साइंस कहीं से रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो हर बार वो जो है सो 1939 में होगा। यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में बातें कुछ बदल भी सकती हैं यदि कुछ नया खोज हो गया तो, और उसी कंसेप्ट के आधार पर आगे कई सारी नई बातें आ जाएंगी। तो हमको क्या करना पड़ता है कि उसको समझना पड़ता है, और यदि हम उस बेसिक चीज़ को नहीं समझें तो क्या आगे के चीज़ों को, आगे के स्टेप को समझ सकते हैं? नहीं। तो साइंस में कभी भी रटने का प्रयास आप मत करना। देखो, पढ़ाई का हिस्सा है 2-4 चीज़, पढ़ना, लिखना, रटना, ग्राफ बनाना, ये सब पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है। डिस्कस करना, बोलना, क्वेश्चन करना, जवाब देना, ये सब पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है। तो उस पढ़ाई लिखाई का पूरा जो तरीका है उसमें एक रटना भी आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि साइंस में 100% बात आप समझ के ही काम कर सकते हैं, आपको हो सकता है कि कुछ बात आपको रटना पड़े। जैसे अब आप कहेंगे कि सर ये जो बोले कि आप रटने के लिए नहीं है, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा 100% समझ ही लें, रटें बिल्कुल नहीं। तो भाई रूल नंबर 1 यदि याद नहीं रहेगा तो कहाँ अप्लाई करोगे उसको? क्या अप्लाई कर पाओगे? अब कहेगा क्या कि सर हम इस रूल को समझना चाहते हैं। रे भाई, रूल को समझने, ये रूल समझने वाला रूल नहीं है, ये तुमको एक तरीका दिया गया है, एक ट्रिक दिया गया है, जिसके अंतर्गत तुमको ये पता चल जाएगा उस ट्रिक के माध्यम से कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है। तो इसको यहाँ पर समझने के लिए जाएगा तो समझते रहिए भर दिन बैठ के, एक्चुअल में उसका कोई समझ है ही नहीं, क्या समझिएगा। तो साइंस में हम अभी बोले कि साइंस पढ़ते हो तो समझने का प्रयास करो, रटने का नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि 100% समझने का प्रयास करो और 0% रटने का प्रयास करो। मतलब मैक्सिमम प्रयास तुम्हारी समझने की होनी चाहिए, जो बातें रटने वाली होंगी रट लेंगे। अब कहेगा हम सर एटॉमिक मास को समझना चाहते हैं, तो बकथोथी करते रहो, तो देखते रहो, समझो, जाके एक्सपेरिमेंट करो कि कहाँ से क्या आ रहा है। क्या बात है, अंदर आ जाओ, बस आ रहे हैं तुरंत। बात समझ में आ गई? तो मैक्सिमम बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये सब्जेक्ट सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, ये बात सिर्फ केमिस्ट्री के लिए वैलिड नहीं है, ये बात मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए,
बायोलॉजी पर थोड़ा कम अप्लीकेबल है, लेकिन वहाँ भी, और केमिस्ट्री के लिए तो खैर है ही। केमिस्ट्री में पूरा एक्सेप्शन सुनते हैं, सारा का सारा बात समझने वाला बात है। देखे ना कैसे समझने वाला बात, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, देखिए क्या उसका कंसेप्ट था कि क्यों एक्सेप्शन हो गया था। तो इस तरह से यदि पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्लास इसका सारा एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है।